प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने 8वें पाठ पचमढ़ी का सारांश और शब्दार्थ आपको करवाने वाले हैं। तो सारांश मतलब सार, इसका छोटे में सारांश हम छोटे में ही बताते हैं और ऑनलाइन कक्षा में आप कक्षा में इसे अपने शब्दों में ही बताते हैं, आपको पता ही है। तो ये जो हमारा 8वां पाठ पचमढ़ी, जो कि एक अनौपचारिक पत्र के रूप में, तो इसका सारांश आज हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम शब्दार्थ की तरफ चलेंगे। तो ये जो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, अपर्णा अपनी सखी सिमरन को पत्र लिख के उसने अपना जो पचमढ़ी का जो वर्णन किया है, वो अपने मौसा जी के साथ पचमढ़ी घूमने गई थी और पचमढ़ी में उसने क्या क्या देखा उसको विस्तार से उसने बताया है। तो आज उसी का हम सारांश बता रहे हैं। तो अपर्णा, जैसा कि पत्र से ही प्रतीत होता है कि सिमरन और अपर्णा शायद दोनों दिल्ली में ही रहती हैं, क्योंकि पाठ में इसका उल्लेख किया गया है। और वह अपने मौसा जी के साथ जबलपुर से पचमढ़ी की तरफ जाती है। रास्ता बहुत लंबा था, 8 घंटे का था, लेकिन जो दृश्य था वो काफ़ी मनोहर था, मनोरम था, सुंदर था। इस कारण से उसे ये 8 घंटे का जो सफ़र था या यात्रा थी, वे आसान और अच्छी लगी। उसने ये भी लिखा है कि उसे समय का पता ही नहीं चला कि कब 8 घंटे बीत गए। और उसके बाद वह सिमरन को बताती है कि पचमढ़ी बहुत ही सुंदर स्थान है। उसने 3 दिन तक वहाँ पचमढ़ी के दर्शन की, अलग अलग जगह गई। तो सबसे पहला हुआ महादेव गुफा। पहले दिन वह महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए और चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने जंगल देखकर सबका मन खुश हो गया। सबसे पहले वे गए महादेव गुफा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये शंकर जी का स्थान है। ये गुफा लगभग 300 फीट लंबी थी और गुफा के अंत में एक कुंड था। कुंड मतलब एक छोटा तालाब, और कुंड के पास ही भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित की गई। और गुफा का जो वातावरण था वो काफ़ी अद्भुत था, भव्य था। भव्य का मतलब विशाल, सुंदर, अद्भुत, क्योंकि वहाँ गुफा में हल्की हल्की प्रकाश है। वहाँ का प्रकाश कैसा था? हल्का हल्का था। और इससे जो दृश्य था वहाँ का, हम कह सकते हैं जो भगवान शंकर की जो मूर्ति थी, कुंड था, उसका दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा। हल्के प्रकाश में अगर किसी चीज़ को देखा जाए तो वो काफ़ी भव्य और आकर्षक लगता है। तो ऐसा अपर्णा ने भी महसूस किया था। उसके बाद वे चौरागढ़ गए। चौरागढ़ की पहाड़ी जो थी, ऊंचा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था और पहाड़ी पे एक लंबा चौड़ा मैदान है। चौरागढ़ क्या था? पहाड़ी पर बना एक लंबा चौड़ा मैदान है जहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और वे सैकड़ों सीढ़ी चढ़ करके वे उस मंदिर तक, या हम कहेंगे चौरागढ़ के पहाड़ी की चोटी पे पहुँचे। और चौरागढ़ का जो पहाड़ी की चोटी थी वो समुद्र तल से 4320 फीट ऊंची थी। और चोटी से दूर दूर का जो दृश्य था वो काफ़ी मनोरम था। मनोरम मतलब मन को अच्छा लगने वाला। और वहाँ उसने अपने कैमरे में बहुत सी प्राकृतिक दृश्यों को बंद किया, मतलब कैमरे से फ़ोटो खींचे हुए। और ये उसने यही बताया, दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। इससे हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि जो सिमरन है वह दिल्ली में ही रहती है। तो इस पत्र में कहीं कहीं बताई गई है कुछ बातें, जैसे कि मेरी और वाणी की जो है सांस फूलने लगती है। वाणी हो सकता है मौसा जी की लड़की हो या अपर्णा की बहन हो, उसके बारे में नहीं बताया था। तो चौरागढ़
के बाद वे कहाँ गए? जटाशंकर। तो जटाशंकर दो पहाड़ियों के बीच में सफ़ेद जलधारा बहुत सुंदर लगती है। तो जब दो पहाड़ियों के बीच में ये जलधारा बहती है और ये जलधारा काफ़ी सुंदर लगती है, क्योंकि जब ये पानी जब चट्टानों से टकराता है तो उसमें बुलबुले बनते हैं, पानी लगभग सफ़ेद रंग का ही नज़र आता है। उसके बाद अगले दिन चौरागढ़ के बाद जटाशंकर वे गए। उसके बाद अगले दूसरे दिन के बारे में बताया है कि अगले दिन हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बी फॉल गए। प्रपात को वाटरफॉल भी कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में वाटरफॉल कहा जाता है, हिंदी में जलप्रपात कहा जाता है, या प्रपात कहा जाता है या जलप्रपात कहा जाता है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट थी। 150 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। इसका नाम बी फॉल या बिग फॉल भी कहा जाता है। और जब ये धारा जब गिरती है तो ये चांदी की तरह चमकने लगती है, काफ़ी ऊंचाई से गिरती है, तो इसीलिए इसका नाम कभी कभी रजत प्रपात भी कहते हैं लोग। रजत का अर्थ होता है चांदी की तरह। जब पानी की धारा जब चट्टानों से टकराते हुए 150 फीट की ऊंचाई से गिरती है तो वह चांदी की तरह चमकने लगती है सूरज की किरणों के कारण, तो इसलिए उसे रजत प्रपात भी कहा जाता है। और करीब नीचे उतरने के लिए उन्हें 4 किलोमीटर, नीचे जलप्रपात तक जाने के लिए उन्हें 4 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ा पहाड़ी से। और आपको पता ही है पहाड़ी से उतरना आसान होता है, चढ़ना मुश्किल होता है। तो वो उतर तो गए, लेकिन जब वो 4 किलोमीटर की जब चढ़ाई आई तो उनके यहाँ हिम्मत जवाब दे गया। उसके बाद वे राजेंद्र गिरी की तरफ गए। ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में रखा गया है। इस पहाड़ का नाम क्या था? राजेंद्र गिरी। और यहाँ पे दूर दूर तक वन फैले हुए थे। उसके बाद उन्होंने जो एक नदी के बारे में बताया, धेनवा नदी, ये सुंदर वन से होकर के बहती है। तो जो जंगल का नाम था सुंदर वन। और जैसा कि मौसा ने बताया, इस वन में बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं। पचमढ़ी का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो धूपगढ़ का पहाड़ है। उस पहाड़ का क्या नाम है? धूपगढ़। और यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी भी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि इसकी ऊंचाई है 4430 फीट। और इस ऊंचाई पर अपर्णा ने एक बहुत अच्छा अनुभव किया जब वह इस चोटी पर खड़ी थी, धूपगढ़ की पहाड़ी पर खड़ी थी। तो उसने अनुभव किया कि बादल जो है उसके सर को छूते हुए जा रहे हैं, और बादलों के जो हल्के धुएं होते हैं उसके चेहरे से जब टकराए तो उसे खास अनुभव हुआ, उसे एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही अद्भुत दृश्य है। अगर बादल सर को छूते हुए निकले तो उसने ये भी कहा, काश सिमरन इस समय तुम भी मेरे साथ होती तो तुम भी इसका अनुभव करती, क्योंकि ये चीज़ शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उसके बाद उन्होंने अगले दिन के लिए कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे कि पांडव गुफाएं, डैचिस फॉल आदि। और उसके बाद अपर्णा ने अपना पत्र बंद किया। बंद करते समय कौन सी औपचारिकता निभाते हैं? चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना, और तुम्हारी सखी अपर्णा। तो ये था हमारा जो पाठ 8 पचमढ़ी, जो कि अपर्णा द्वारा लिखा एक पत्र था, उसे हमने आज जाना। अब हम आगे चलते हैं। आगे इस पाठ में मुहावरा कोई नहीं, सभी शब्दार्थ हैं, तो एक एक करके अब हम शब्दार्थ को नोट करेंगे। तो आज आपका गृह कार्य क्या क्या है उसे एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। आज आपका गृह कार्य है कि आपको 2 पेज सुलेख लेखन लिखने हैं सुलेख की कॉपी में। 1 पेज जो सुलेख लेखन है वो क्लासवर्क नोटबुक में लिखना है। सिंगल लाइन क्लासवर्क नोटबुक में 1 पेज लिखेंगे।
उसके बाद पाठ से संबंधित कोई चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे देखो जलप्रपात का दिया हुआ है, बी फॉल का, या फिर कोई भी एक चित्र, तो पहाड़ी का कोई एक चित्र बना सकते हैं और उसको रंग भी करना है। उसके बाद आज अब मैं आपको शब्दार्थ लिखवाने जा रहा हूँ। शब्दार्थ को भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, न केवल लिखेंगे बल्कि उसको शब्दार्थ को भी याद करेंगे। तो चलते हैं शब्दार्थ के। हमारा शब्दार्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुहावरा कोई नहीं आया है, सभी शब्दार्थ ही। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं दिया गया है। पहला है कुंड। कुंड का अर्थ है जलाशय। जलाशय। दूसरा है, तो पाठ के अनुसार इसका आपको मतलब बताता, जैसे कि बताया गया था, महादेव गुफा के अंत में एक कुंड था। कुंड क्या होता है? जलाशय, छोटा सा तालाब जिसमें पानी है, या हम इसे जलाशय भी कह सकते हैं, तालाब या जलाशय। तो कुंड का क्या अर्थ होता है? जलाशय। अगला है भव्य। भव्य, भव्य का अर्थ है सुंदर। सुंदर या बड़ा भी हम कहते हैं। भव्य, विशाल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और सुंदरता के लिए भी किया जाता है। ये दृश्य बड़ा भव्य था। जैसे भव्य का क्या अर्थ होता है? सुंदर या विशाल। जैसे कि महादेव गुफा के बारे में बताया था कि जो हल्के प्रकाश में कैसा अनुभव हो रहा था? भव्य। शंकर जी की प्रतिमा जो थी वो भव्य लग रही थी। तीसरा है हमारा आकर्षक। आकर्षक अर्थ है अपनी ओर खींचने वाला। अपनी ओर खींचने वाला। खींचने वाला। आकर्षक का है अपनी ओर खींचने वाला। तो जैसे पचमढ़ी के दृश्यों के बारे में बताया गया है कि वहाँ का जो प्राकृतिक जो दृश्य वो क्या थे? वे भव्य या हम आकर्षक कहेंगे। भव्य या आकर्षक कहेंगे, अपनी ओर खींचने वाले। जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं? हमारा देखने का दिल करता है, उसे ही आकर्षक कहा गया है, जो अपनी तरफ खींचे बरबस। तो जैसे कि वनों का हो गया, पहाड़ी घाटियाँ हो गई, वे सब क्या हैं? वे सब आकर्षक लगते हैं। झरने हो गए, नदियाँ हो गई, वन जंगल हो गए, पहाड़ियाँ हो गई, पहाड़ की चोटियाँ हो गई, ये सब क्या है? ये आकर्षक। हमारा ध्यान अपने आप उनकी ओर खींचा चला जाता है, तो इसे हम आकर्षक कहेंगे। चौथा है मनोरम। मनोरम। मनोरम का है सुंदर। मनोरम, मन को रमने वाला, ऐसा दो शब्दों के बाद से बना है जोड़ से। मन, मनोरम, मन को सुंदर लगने वाले,
जो मन को अच्छा लगता है उसे सुंदर या मनोरम भी कहा जाता है। तो मनोरम का क्या अर्थ है? मन को मोहने वाला, सुंदर लगने वाला मनोरम कहलाता है। तो वहाँ के प्राकृतिक दृश्य मनोरम थे, चाहे वो महादेव की गुफा हो, जटाशंकर हो, चौरागढ़ हो, या फिर धूपगढ़ का जो पहाड़ है वो मनोरम थे, मन को सुंदर लगने वाले। अगला है हमारा पांचवा जो शब्द है, पांचवा है निर्मल। निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, स्वच्छ या फिर मल रहित। स्वच्छ कह सकते हैं या मल रहित हम कह सकते हैं। खासकर जो झरनों के बारे में बताया कि निर्मल जल, जो झरनों का जो पानी निकल रहा था, जो ऊंचाई से प्रपात बनाते हुए पहाड़ियों पर गिर रहा था, वो कैसे था? एकदम सफ़ेद झलधारा की तरह था, निर्मल था, क्योंकि वहाँ तक शायद प्रदूषण नहीं पहुँचा है। तो पहाड़ी क्षेत्र की जो झरने होते हैं, नदियाँ होती हैं, वे एकदम साफ़ होती हैं, उनका पानी एकदम साफ और निर्मल होता है। यही निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ या साफ या मल रहित। मैं इसको मिटा देता हूँ छठा शब्द लिखने के लिए। छठा है हमारा रजत। रजत, इसका अर्थ है चांद। तो सबसे पहले पाठ के अनुसार इसका मतलब समझते हैं। जब पहाड़ी झरना जो होता है ऊंचाई से चट्टानों पर गिरता है तो पानी में बुलबुले बनते हैं और पानी सफ़ेद नज़र आने लगता है। उसमें अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो लगभग चांदी की तरह चमकने लगता है। तब वो पानी जो होता है पारदर्शक जो अपना रंग होता है वो खो देता है और वो चमकने लगता है जैसे कि चांदी हो। और चांदी को रजत भी कहा जाता है। चांदी को क्या कहा जाता है? रजत। और ओलंपिक के खेलों की अगर बात करें तो रजत पदक आपने सुना है, पहला होता है स्वर्ण, दूसरा है रजत पदक। तो चांदी का जो बना पदक होता है उसे रजत पदक कहा जाता है। तो रजत का क्या अर्थ हो गया? चांद। रोमांच हमारा अगला जो शब्द है वो है रोमांच। ये अंतिम है, सातवां। रोमांच, रोमांच का अर्थ है पुलक, पुलक या खुशी से रोंगटे खड़े हो, खुशी से रोंगटे खड़े होना, खड़े होना। तो रोमांच का अनुभव, जब व्यक्ति बहुत अधिक खुश हो जाता है तो रोमांच का अनुभव करता है। जैसे कि अपर्णा ने बताया, जब वह धूपगढ़ की पहाड़ी पर चढ़ी, बादल उसके सर के से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे और बादल के जो हल्के धुएं के बीच में खड़ा होना, उनका चेहरे से टकराना एक रोमांच पैदा कर रहा था। इसमें व्यक्ति काफ़ी खुश हो जाता है और कहते हैं खुशी के कारण भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी डर के कारण भी होता है, लेकिन खुशी के कारण भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे ही रोमांच कहा जाता है या पुलक भी कहा जाता है। तो ये थे बच्चों हमारे शब्दार्थ पाठ 8 पचमढ़ी। इसे आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे
केवल 7 ही शब्दार्थ दिए गए हैं। इसे आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और इसे याद भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।